जैन दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपकी अपनी पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस की जो आरओ की वैकेंसी आई है, उसके रिगार्डिंग अपनी पाठशाला की पीसीएस चैनल पे हर रोज आपको 60 घंटे की क्लासेस मिल रही है ना। तो उसमें आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज की जो सीरीज चलाई जा रही है, उसमें क्या है, पीवाईक्यूज की सीरीज एंड होने के बाद हम लोग एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज लेके आने वाले हैं। उसके साथ साथ में हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि आपके एग्जाम की जो पीवाईक्यूज है उसको एनालाइज करके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जो उन पे और जो संभावित प्रश्न है उनको टॉपिक वाइज हम लोग साथ में कवर करते चले, है ना। तो आज के इस सेशन में आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी स्थापना, उसके स्थापना से जुड़े महत्वपूर्ण तत्व, इसके स्थापना के पीछे कौन कौन से कारण थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से परिवर्तन आए। तो आज का ये जो टॉपिक है, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं या मेंस के लिए जा रहे हैं, दोनों ही दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग वेटेज की बात करें आपके एग्जाम की दृष्टि से, यानी आरओ और एआरओ में जो संख्या है वो 20 से 25, यानी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये 20 से 25 मिलेगा। और अगर इसमें यूपी जीके का जो हिस्ट्री से कॉन्टेक्स्ट के हिस्ट्री के संदर्भ के रूप में आता है, अगर उसकी संख्या बढ़ा दें तो ये संख्या अप्रोक्स कहाँ कितना चला जाता है, तो 30 चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो आज के इस सेशन में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं कि यूपी में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसको खासकर ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया। उस टेलीग्राम चैनल से आप सब लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक जगह पे आपको उस टेलीग्राम चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, स्टडी मटेरियल की बात हो या वीडियो की लिंक की बात हो, सारी चीजें आपको अप टू डेट अगर रहना है एग्जाम के लिए तो सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल रही है ना। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और अपनी पाठशाला की पीसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंकित सर के द्वारा जो बेहतरीन टीम बनाई गई है खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए, तो उन अपने वो पूरी जो टीम है उसका जो प्रोत्साहन है हमेशा करते रहिए, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से हर समय बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ वो आते रहे, है ना। तो चलते अपने सेशन की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, है ना। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे इस सेशन में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, यानी ऐसा कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके फॉर्मेशन में किनका किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है और उन अधिवेशनों में जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए हैं उसको इस सेशन में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है ये 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो मुंबई में एक जगह पड़ता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहां पे हुआ था। कई बार क्या होता है ना, आपके ऑप्शन में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय अगर नहीं रखता है तो आपको उस टाइम समय आपको ग्वालियर टैंक भी आपको याद रखना है ना। ये वही ग्वालियर टैंक है जो बाद के दिनों में, यानी जब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में गांधी जी स्टार्ट करते हैं, तो इसी ग्वालियर टैंक मैदान से क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन होता है 8 अगस्त, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में भी ये बहुत बड़ा रोल इस जगह का है, ग्वालियर टैंक, है ना। तो ये आपको ये सारी चीजें याद रखनी है ना। अगला चीजें देख पाते हैं यहाँ पे कि ये इसका जो स्थापना था वो बम्बई में हुआ, लेकिन इसके पहले जो पूर्व निर्धारित जगह था, यानी पूर्व निर्धारित जगह की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या था, पूना था। पहले पहले निर्धारित किया गया था पूना, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसी समय क्या हो गया, प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने के कारण पूना से बंबई में इस जगह को ट्रांसफर कर दिया गया। अब हम लोग आते हैं, ये देखने का प्रयास करते हैं कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम, अलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे, है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बंबई का सेशन था उसमें अध्यक्षता किसने की, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, है ना।
आई होप इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स था, आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा, आई थिंक सॉल्व हो गया होगा। बढ़ते अपने अगले स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं यहाँ पे। अब इसके नाम के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होने वाला था, तो शुरुआत के दिनों में इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ना होकर इंडियन नेशनल यूनियन था। लेकिन बाद के दिनों में जो ये यूनियन वर्ड देख रहे हैं आप, है ना, इसको बदला गया किस वर्ड से, कांग्रेस वर्ड से। और इसका सुझाव किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये जो कांग्रेस वर्ड है इसका सुझाव दिया गया। और इन दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनके बारे में अब लगे हाथ हम लोग और भी कई सारी चीजें देख लेते हैं। ये कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, 2 बुकें लिखा था इन्होंने, और भी कई सारी इन्होंने पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। जो इनके 2 किताबें, उससे बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, उसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके बाद इनको ग्रैंड ओल्ड मैन का टाइटल दिया जाता है। साथ में जो बहिर्गमन का सिद्धांत है, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ है ना, जो आप यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो ये दादा भाई नौरोजी से आपको ये सारी फैक्ट्स याद रखने हैं। अभी अब हम लोग जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसमें आप जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि दादा भाई नौरोजी का कितना बड़ा रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, है ना। अब ये जो कांग्रेस वर्ड है, ये कांग्रेस वर्ड लिया कहां से गया था, कि जो यूएसए की जो पार्लियामेंट थी, यानी जो यूएसए की जो पार्लियामेंट है, यूएसए की जो संसद है उसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, है ना। अभी जो कांग्रेस है इसका मतलब क्या होता है, तो कांग्रेस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अभी हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था, यानी जो बंबई में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें 72 मेंबर आए थे। कितने आए थे, 72। अब इन 72 में सबसे किनकी संख्या ज्यादा थी, तो इसमें वकील हो गए, पत्रकार हो गए, टीचर्स हो गए, है ना। इनकी संख्या इस अधिवेशन में क्या थी, ज्यादा थी। ये आपको याद रखना है, वकील, पत्रकार, टीचर, है ना, इनकी संख्या ज्यादा थी इसमें। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कई बार आपके एग्जाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब बात करता है, तो वन लाइनर बना के पूछ लेता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो उस समय तत्कालीन वायसराय कौन था। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड डफरिन उस समय तत्कालीन वायसराय थे। उसके बाद ये पूछ लेता है कि तत्कालीन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो विलियम ग्लैडस्टोन, है ना। ये आपको याद रखना है कि विलियम ग्लैडस्टोन तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद पूछता है क्वेश्चन कि उस समय ब्रिटेन की महारानी या सम्राट कौन थे, तो ये आपको याद रखना है, महारानी विक्टोरिया का नाम आता है ना। तो ये तो हो गया आपका, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े फैक्चुअल डाटा, है ना। बढ़ते अपने अगले स्लाइड की तरफ। अब देखिए, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े ना कुछ जो महत्वपूर्ण जो विवाद है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। आपके प्रीलिम्स के हिसाब से तो ये महत्वपूर्ण है, जैसा आप प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, है ना, तड़ित चालक का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था। लेकिन आपके एग्जाम में अगर हम मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो मेंस की भी दृष्टि से ये क्वेश्चन ही उतना ही महत्वपूर्ण है। मेंस में अब इससे कैसे क्वेश्चन बनाया है कि तड़ित चालक के सिद्धांत और सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से केवल प्रीलिम्स ना, केवल मेंस, साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो अब आइए चर्चा करते हैं कि सुरक्षा वाल्व यानी सेफ्टी, जो सेफ्टी वाल्व का जो कॉन्सेप्ट था, और जो लाइटनिंग कंडक्टर यानी तड़ित चालक का सिद्धांत है, ये था क्या। जो सेफ्टी वाल्व की थ्योरी थी, ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। और जो लाइटनिंग कंडक्टर का जो सिद्धांत है ना, यानी ये किनके द्वारा दिया गया था, तो लाला लाजपत राय, लाला लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। और जो लाइटनिंग कंडक्टर है इसका सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत था क्या, तड़ित चालक का सिद्धांत था क्या, है ना। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इसके हम लोग अगर बात करें कि सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत था क्या, तो लाला लाजपत राय बोलते हैं क्या कि अब उसमें उनको ये आधार किसको बनाते हैं, एओ ह्यूम, आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में उनका बहुत बड़ा रोल है, यानी वो उन्होंने उसकी स्थापना करी। तो लाला लाजपत राय ये बोलते हैं सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत में
कि अंग्रेज, आपको पता है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 का रिवोल्ट अंग्रेजों के लिए एक सदमा से कम नहीं था। तो उस रिवोल्ट में ऐसा क्या चीजें हुआ, तो भारतीयों का जो असंतोष के रूप में जो प्रतिक्रिया हुई, उसी प्रतिक्रिया, वैसी प्रतिक्रिया आगे चल के भविष्य में देखने को ना मिले, इसी कारण उन्होंने क्या किया, एक अंग्रेज के द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम को माध्यम बना के इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया, ताकि आप उसके माध्यम से भारतीयों का जो भी असंतोष है समय समय पर बाहर आता रहे, है ना। अब आप जब हम लोग, आप देखे होंगे क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं सेफ्टी वॉल्व देखे होंगे किसमें, तो जो कुकर होता है उसमें सेफ्टी वॉल्व देखे होंगे। तो कुकर में जो सेफ्टी वॉल्व होता है क्या करता है, जो भी प्रेशर बनता है उसको टाइम टाइम पर रिलीज करता रहता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मंच था कि भारतीयों में जो भी असंतोष व्याप्त है, जो भी असंतोष व्याप्त है, उसकी जो प्रतिक्रिया एक बैग एक समय पे ना निकले, समय समय पे धीरे धीरे करके निकलती रहे, ताकि भारत में 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह ना हो। समझ में आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो लाला लाजपत राय। अब आते हैं लाइटनिंग कंडक्टर का सिद्धांत। गोपाल कृष्ण गोखले का क्या मत है इसके बारे में, तो गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि जिस प्रकार, जैसे कि मान लीजिए एक जो बिल्डिंग है ना, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक बिल्डिंग बना दिया ना, एक बिल्डिंग बना दिया, अब यहाँ पे एक तार लगा दिया ऐसा है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आकाशीय बिजली गिर रही है, अब आकाशीय बिजली गिर रही है तो इस तार के माध्यम से क्या होगा, वो बिना इस जो मकान है इसको क्षति पहुंचाए जमीन तक, जमीन जमीन में चली जाएगी। तो गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसी भारतीय के द्वारा हुई होती, अगर मान लीजिए एक अंग्रेज के द्वारा ना होकर किसी भारतीय के द्वारा हुई होती, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो शुरू के ही दिनों में इसको क्या कर देते, इस संस्था को खत्म कर देते थे, चाहे जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े जो भी आंदोलन है उसको खत्म कर देते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि एओ ह्यूम को एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, यानी तड़ित चालक जो वो तार होता है उसकी तरह उनको प्रयोग किया गया है बीच में, ताकि ऊपर से अगर ब्रिटिशर्स जो भी चीजें करना चाहते, जैसे मान लीजिए जो भी अत्याचार, चाहे जो भी वो उनको जैसे मान लीजिए खत्म करना चाहते हैं, तो बीच में एक हम लोगों ने लाइटनिंग कंडक्टर यानी ये जो वायर है, इस वायर के रूप में एओ ह्यूम का प्रयोग किया गया। तो आई होप ये जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से जुड़े दो कॉन्सेप्ट थे, जिसपे दो अलग विद्वानों के बीच में मतभेद पाया जाता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बढ़ते अपने अगले स्लाइड की तरफ, क्या है, अब अभिकल्पना की हम लोग बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े बहुत सारे अभिकल्पनाएं हैं। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं, जैसे हम लोगों ने जो दो सिद्धांत पढ़े, सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी और लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी, तो उसमें ऐसे कौन कौन से चीजें हैं, अब हम लोग इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप अभिकल्पना की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, यानी एओ ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले लॉर्ड डफरिन से मिले हुए थे, और लॉर्ड डफरिन की सहमति पे ही इन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन किया। तो इसीलिए इसको जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बोला जाता है। अभी उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं ह्यूम और डफरिन के षड्यंत्र का परिणाम। अब जैसे मैंने बोला कि एक इसमें क्या होता है, एक ना मिथ बोल सकते हैं, एक मिथ चलता रहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्थापना से पूर्व क्या था, एयू ह्यूम जब ये शिमला में रह रहे थे तो इनको क्या था, एक व्यक्ति के द्वारा, एक जो चमत्कारी बाबा थे उनके द्वारा ये पता चला था कि भारत में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिलेगा। तो उसी के लिए उन्होंने क्या किया, लॉर्ड डफरिन से बात किया, और लॉर्ड डफरिन की सहमति पे इन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया। तो इसीलिए बोलते हैं क्या है कि जो लॉर्ड डफरिन और एयू ह्यूम के, इन दोनों की साठगांठ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो जो हम लोगों ने आपको मैंने बताया कि जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है, उसमें क्या था कि जब कुकर देखते हैं तो जो भी उसमें प्रेशर जब बनता है, जब हीट होता है, प्रेशर बनता है, तो टाइम टाइम पे क्या होता है, रिलीज होता रहता है वो सेफ्टी वॉल्व के थ्रू। तो उसमें क्या था, ये इन्होंने एक ऐसा मंच, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक ऐसे मंच के रूप में प्रयोग किया जिससे भारतीयों में जो भी व्याप्त असंतोष है, जो भी भारतीयों में व्याप्त असंतोष है, वो समय समय पे, यानी धीमे गति से, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से बाहर निकलती रहे, ताकि भारत जो ब्रिटिशर्स हैं उनको 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह का सामना फिर से न करना पड़े, है ना। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें क्या है, अब जैसे कि यहाँ पे ये आपको लग रहा होगा इसमें फैक्चुअल नहीं है, इसमें क्या होगा, ये जो स्लाइड है यहाँ से आपकी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है ना।
कई बार क्या होता है डायरेक्ट स्टेटमेंट देता है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था, चाहे ये स्टेटमेंट किसके संदर्भ में है। तो ये सारी चीजें आप याद रखनी है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि लॉर्ड डफरिन ने, अब इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी जब हम लोग पक्ष और विपक्ष की चर्चा करेंगे तो इस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई करेंगे कि ऐसा इन्होंने क्यों बोला था, है ना। तो लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, एक सूक्ष्मदर्शी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। यानी आपको पता होगा कि 1885 का जो बंबई सेशन था उसमें मात्र केवल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसी आधार पर डफरिन ने क्या बोला कि इसमें क्या है कि पूरे भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये केवल केवल कुछ गिने चुने लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मतलब कई मतलब चाहे वो आप वनडे के लिए जा रहे हो चाहे सिविल के लिए जा रहे हो, बहुत बार ये स्टेटमेंट देखने को मिलता है ना। तो आपको ये याद रखना है ना। बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड में जो किताबें लिखी गई हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड, उसके पक्ष में मतलब उनका क्या क्या व्यू था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि CF एंड्रयूज और गिरिजा मुखर्जी ने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम क्या था, द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ कांग्रेस इन इंडिया 1938। अब इसमें इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने भी इस सिद्धांत को माना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, जो लाला लाजपत राय का जो सिद्धांत था उसके पक्ष में ये क्या करते हैं, तर्क देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो MS गोलवलकर थे, इन्होंने क्या क्या बोला, कांग्रेस को समझौतावादी संगठन बोला। और कांग्रेस को समझौतावादी संगठन जब ये बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस क्या है, वो अनुनय विनय की नीति से चल रही है। यानी शुरुआत का जो उदारवादी चरण है उसमें अनुनय विनय की नीति से चल रही है। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसे मोमेंट आए जब गांधी जी ने, जैसे मान लीजिए कि 1920 का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जो चौरी चौरा की घटना घटित हो रही है, उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं, तो बहुत सारे जो लीडर्स है उनकी प्रतिक्रिया ये आ रही है कि कांग्रेस क्या है, केवल अपने हितों के लिए ध्यान रख रही है ना। तो ये इन्होंने समझौतावादी संगठन बोला। और ये क्या थे, जो MS गोलवलकर थे, ये जो आप RSS संस्था के बारे में आप पढ़ते हैं जब हम लोग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो उससे ये जुड़े हुए व्यक्ति थे, है ना। उसके बाद हम लोग RP दत्ता की बात करें, ये बहुत फेमस बुक है इनकी, इंडिया टुडे। तो इंडिया टुडे 1940 में ये पब्लिश हुआ। तो इसमें ये क्या लिखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो क्या है, भारतीयों को हमेशा धोखा देती रही। और ये जब ये बात बोलते हैं तो इसके पीछे भी कई सारे तर्क देते हैं। ये 1940 जो 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद जो वापस लेने की जो गांधी जी की कवायद थी, उसको उसके बारे में भी ये जिक्र करते हैं। उसके बाद 1930 के बारे में जिक्र करते हैं कि 90 जो उसके बाद गांधी इरविन की जो समझौता हुआ था उनके बीच में, तो उसके बारे में भी जिक्र करते हैं कि कैसे कांग्रेस ने केवल अपने हित को साधा है ना। और कहीं ना कहीं अगर उनके तर्क को देखा जाए तो कुछ हद तक सही दिखाई देता है, लेकिन कंप्लीट सही नहीं मान सकता, है ना। तो बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ, अगले स्लाइड की तरफ, सॉरी। तो अब देखिए इसमें देखिए RC मजुमदार के द्वारा, डॉक्टर ताराचंद के द्वारा, अलग अलग हिस्टोरियन के द्वारा अलग अलग टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से रिलेटेड अलग अलग पुस्तकें लिखी गई है। आपके एग्जाम में जैसे आप आर के लिए जा रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस के लिए जा रहे हैं, UPSC के लिए जा रहे हैं, तो इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, आप देख देगा चार इधर, चार हिस्टोरियन का नाम दे देगा, चार पुस्तकें दे देगा, इनमें से कौन सा सही नहीं है, चाहे मैच द फॉलोइंग, है ना। तो इस फॉर्मेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये दो पुस्तकें आपको याद रखनी है ना। उसके बाद हम लोग बात करें, अगर पक्ष में बात करें कि ऐसा क्या था कि मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे जब हम लोग सेफ्टी वॉल थ्योरी की बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें थी जो उस बात की पुष्टि करती है, उस चीज को जस्टिफाई करता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो AU हुन थे क्या, उस समय सची थे, और उस समय ये कहाँ पे रह रहे थे, तो ये शिमला में रह रहे थे। अब उस समय एक बात निकल के आती है कि जब ये शिमला में रह रहे थे तो 2000 मतलब 20,000 मुखबिरों की सहायता से, यानी जो गुप्तचर थे उनकी सहायता से इन्होंने CID की फाइल तैयार की। और उसके बाद इन्होंने ये बताया गया, ये सुनने में आया कि क्या हुआ कि चमत्कारिक गुरुओं के संपर्क में थे, और उन गुरुओं के जब संपर्क में थे ये, तो उस समय ये बात निकल के आई कि इनको पता चला था कि भारत में बहुत जल्द ही एक विद्रोह होने वाला है ना। तो ये तो पक्ष में तर्क है जिससे हम लोग को पता चलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में अंग्रेजों का हाथ था। समझ में आ रहा है। तो बढ़ते अपने अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब विपक्ष में कौन से तर्क है, यानी कौन से ऐसे तर्क हैं जो ये जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का षड्यंत्र नहीं था, वो मात्र एक मंच प्रदान करने तक ही उनका रोल था, है ना। तो यहाँ पे अब विपक्ष की मैं अगर चर्चा करूं तो आपको पता है
कि ए ह्यूम जो थे वो उस समय सचिव थे और कहाँ पे थे, तो शिमला में थे। 1978 की बात है। और आपको पता है वो राजस्व और कृषि वाणिज्य विभाग में सचिव थे। आज जबकि जो सीआईडी की जो फाइलें आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो एक व्यक्ति जो राजस्व और कृषि विभाग वाणिज्य का सचिव है, सेक्रेटरी है, वो उनको एक्सेस नहीं होता है कि गृह मंत्रालय की फाइलों को एक्सेस करे, है ना। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो सीआईडी की फाइलें होती है वो कहाँ पे रखी जाती है, दिल्ली में। यानी उस समय जो कैपिटल था वहां पे दिल्ली था, मतलब जो मेन सेंटर पार्ट था वो दिल्ली था। और जबकि वो थे कहाँ, शिमला। तो इससे इस बात को भी ये खारिज करता है, जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत को ये खारिज करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सीआईडी जो डिपार्टमेंट, जो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि 20,000 मुखबिरों की सहायता से जो सीआईडी की फाइल तैयार की गई, और उस समय की अगर हम लोग बात करें तो अप्रोक्स केवल 100 रिपोर्टर्स थे, है ना। तो ये भी बात क्या है, ये भी क्या करती है, उस बात को काटती है जो लाला लाजपत राय का जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत था उसको काटती है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपको पता है कि 1878 में क्या किया, ये सचिव थे, सेक्रेटरी थे, शिमला में थे, और इनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं विद्रोह होने वाला है। तो ये जो आप, और आपको पता है कि 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। तो जब आपको पता है कि विद्रोह होने वाला है तो ये 7 साल का इतना बड़ा अंतराल क्यों, क्यों उसी समय नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक मंच के रूप में प्रयोग किया गया, ताकि जो भारतीयों की जो असंतोष है वो उस मंच के माध्यम से निकलकर बाहर आ सके। तो ये भी एक जो डाटा है, ये उस जो जो आइडियोलॉजी चलती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बेस पे, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीछे जो जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया जाता है उसको ये खारिज करती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि लॉर्ड डफरिन कि जो भी पत्र, डायरी, निजी कागजात थे, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से इस बात का जिक्र नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में डफरिन का चाहे ब्रिटिशर्स का रोल था। तो ये भी इस बात को खारिज करती है। जब आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों के भी बारे में चर्चा करना है ना। तो आपके मेंस की दृष्टि से ये जो पिछले 2 स्लाइड है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक के सिद्धांत के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, इसको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। और तड़ित चालक सिद्धांत के भी बारे में बता दिया था कि जैसा कि आपको पता है ना, जैसा केतली है, जैसे यहाँ पे ये रहता है ना, जैसे मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए ये केतली है, केतली में जो ये जो ऊपर लगा होता है ना बाल, जब इसमें प्रेशर बन रहा होता है ना, प्रेशर, तो ये टाइम टाइम पे क्या होता है, इसमें से रिलीज होता रहता है। तो ऐसा इन्होंने, ये तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत में दिया था। लेकिन अगर हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए घर है, अब यहाँ पे एक ये लगा देगा, अब यहाँ पे जैसे आकाशीय बिजली गिर रही है तो इसके माध्यम से होके जमीन में निकल जाएगी, ये इस मकान को क्षति नहीं पहुंचाएगी। तो ऐसे ही ए ह्यूम को एक लाइटनिंग कंडक्टर यानी इस वायर के तौर पे यूज किया गया था ना, एक माध्यम बनाया गया था उनको, बस बीच में मीडिएटर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब कांग्रेस से जुड़े कुछ फैक्ट्स आते हैं, कुछ फैक्चुअल डाटा आपके एग्जाम में पूछ लेता है। कैसे कि कांग्रेस के अध्यक्ष से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कुछ विदेशी थे। यानी प्रथम कौन थे, तो भारतीय थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिनको नाम से जानते हैं। और जो 1885 का जो बंबई सेशन था उसमें वो अध्यक्ष बने थे। बाद के दिनों में कई सारे अंग्रेज थे, खासकर ये जो 4 का नाम आता है, ये इनसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। कैसे पूछता है, अब देखिए जॉर्ज यूले के बारे में पूछता है कि इलाहाबाद, मतलब प्रथम ये जो यूरोपियन था, चाहे प्रथम क्रिश्चियन व्यक्ति जो 1888 में इलाहाबाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद जो विलियम वेडर बर्न है वो बंबई और इलाहाबाद यानी 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो अल्फ्रेड वेब मद्रास में 1894 में, और सर हेनरी कॉटन बॉम्बे में। देखिए एक फैक्ट इसके साथ आपको और याद रखना है कि जो ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. जो ह्यूम थे, ये अपने पूरे जीवन काल में कभी नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की। तो जब आपके ऑप्शन में ये है तो आपको एलिमिनेट कर देना है ना, इस चीज से आप होके, मतलब इस चीज को लेके आप श्योर रहना है आपको, है ना। अब देखिए यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और जो प्रमुख अध्यक्ष थे, अब दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था, यूनियन शब्द को हटा के कांग्रेस वर्ड सुझाया था। तो अब देखते हैं कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। 1886 में जो कलकत्ता का सेशन हुआ था, उसके बाद 1893 में जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें उन्होंने अध्यक्षता करी थी। फिर से जो कलकत्ता का सेशन था 1906 का, उसमें इन्होंने अध्यक्षता करी। उसके बाद अगर हम लोग WC बनर्जी की बात करें तो वो 1885 का जो बॉम्बे अधिवेशन था यानी प्रथम अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1902 का जो इलाहाबाद अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष बने।
उसके बाद के दिनों में एस.एन. बनर्जी पूना 1895, अहमदाबाद में 1902 में ये अध्यक्ष बने, है ना। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की उसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है ना, और उसको उस अधिवेशन को किसने प्रिसाइड किया, इसके बारे में भी कई बार फैक्चुअल डेटा पूछ लेता है ना। तो आपको याद रखना है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात करता है तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, मद्रास 1887। उसके बाद कलकत्ता का जो सेशन है 1896 का, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है कि इस अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी, कौन, रहीमतुल्लाह सयानी, है ना, रहीमतुल्लाह सयानी ने इसको प्रिसाइड किया, यानी अध्यक्षता की। और इसी समय वंदे मातरम गाया गया था ना, वंदे मातरम। वंदे मातरम फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1896 का जो सेशन था वहां पे गाया गया था ना। और वंदे मातरम को लिखा किसने था बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ पे लिखा था, तो इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, है ना। अब उसके बाद अगर 1905 के बनारस सेशन की बात करें, ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद 1907 का जो सूरत सेशन था, जिसको हम लोग सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में क्या खास है कि यहाँ पे रास बिहारी घोष, इन्होंने अध्यक्षता की। और इस सेशन में क्या हुआ था कि इसके पहले बाल गंगाधर तिलक को लेकर अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर विवाद चल रहा था, और कई बार लाला लाजपत राय जी का भी नाम आगे किया जा रहा था। तो आपको याद रखना है कि जो उदारवादी उदारवादी और वर्सेस उग्रवादी, उदारवादी वर्सेस उग्रवादी का जो एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ये कहाँ पे हुआ था, तो 1907 का जो सूरत सेशन हुआ वहां पे हुआ। उसके बाद अगर हम लोग 1911 की कलकत्ता के सेशन की बात करें, तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, जनगण जनगण मन गाया गया था ना, जो जनगण मन गाया गया था ना, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद 1916 का सेशन, जो लखनऊ का सेशन था, वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस समय अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। जो 1907 में जो कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, जिसमें उदारवादी और उग्रवादी दो धड़े में बट गए थे, तो 1916 का जो लखनऊ सेशन हुआ था, उसमें आके ये फिर से क्या होगा, एक मंच पे आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो 1917 का कलकत्ता सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय फर्स्ट टाइम एक लेडी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। और वो लेडी कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, है ना, कौन थी, एनी बेसेंट थी। उसके बाद अगर हम लोग 1925 के कानपुर के सेशन की बात करें, तो प्रथम भारतीय महिला जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो वो कौन थी, तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के द्वारा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1924 बेलगांव सेशन, एकमात्र सेशन जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सेशन रहे, चाहे वो 1939 का सेशन हो, त्रिपुरी सेशन जिसको बोलते हैं, 1938 का हरिपुरा सेशन, इन दोनों को किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रिसाइड किया गया था ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपके जो भी डाउट थे, आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी जो भी इसके कुछ हो सकता है एक पार्ट और आए, तो उसमें मैं प्रयास मेरा ये रहेगा कि आपके उस सेशन में जो भी फर्दर जो इंफॉर्मेशन है, जो भी आगे की जो सेशन हुए हैं उससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाए। एक सेशन इस आधार पे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में अलग अलग अधिवेशन में कौन कौन से निर्णय लिए गए और उस निर्णय लेने से कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उस पर हम लोग अगला सेशन लेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास में बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होगी। और अगर किसी को बहुत सारी चीजें मतलब ये सारी चीजें आ रही होगी तो उनका रिवीजन हो गया होगा। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।